हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 40 लेकर हम आपके सामने आ गए हैं, जो कि बीपीएससी ऑडिटर, सीडीपीओ, बीपीएससी 67 सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सब देखो, सब सीखो। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल 101 तक हमने करा दिया था, उसके आगे के सवाल हैं। 102 से सीधे 150 तक के पूरे प्रश्न लिए गए हैं दोस्तों, जिसमें आज मैथ के भी सवाल होंगे। जिनका मैथ कमज़ोर है वो भी ज़रूर देखें, आज कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। पहला सवाल है, प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं, क्योंकि क्या होता है, रेडियो दूरबीन जो है रडार के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये रेडियो तरंगों के माध्यम से सूचना प्राप्त करती है, अतः इनकी कार्य क्षमता पर प्रकाश की अनुपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अनुसार, इसमें सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसके अनुसार आंसर जो है डी है, उपयुक्त सभी। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। किन प्रोग्रामों का प्रयोग राशि आधारित प्रलेख बनाने के लिए किया जाता है? यथा बजट, राशि आधारित प्रलेख जैसे डाटा सारणी एवं चार्ट आदि एक्सेल के अंतर्गत स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ध्यान रखिएगा, स्प्रेडशीट प्रोग्राम द्वारा बनाए जाते हैं। इसके अनुसार आंसर आप समझ सकते हैं स्प्रेडशीट सी। आइए देखिए अगला सवाल। तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? दिए प्रोग्राम तथा डाटा के गलतियों को ढूंढने तथा उन्हें सुधारने की क्रिया डिबगिंग कहलाती है। इसके अनुसार आंसर जो है बी, डिबगिंग, ध्यान रखिएगा, कहलाती है। आइए देखिए अगला सवाल। अच्छा लगे दोस्तों लाइक ज़रूर क्या कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो तो कर ही लीजिए। इस पर रोज़ जो है डेली प्रैक्टिस सेट, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल सब कराए जाते हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर सारे वीडियो पहले चेक कीजिए। हवा से नमी को अवशोषित करने वाले पदार्थ का गुण क्या कहलाता है? क्या सही जवाब है बी, डेलिक्वेसेंस। ध्यान रखिएगा, हवा से नमी को अवशोषित करने वाले पदार्थ का गुण डेलिक्वेसेंस। आइए देखिए अगला सवाल। जस्ती लोहा पत्रक पर किसकी परत होती है? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते यानी कि जिंक की पतली परत चढ़ाया जाता है, सब लोग जानते होंगे, जिसे यसद लेपन यानी कि जिंक कोटिंग कहते हैं। जस्ती लोहा पत्रक पर किसकी परत होती है? तो आप समझ सकते हैं जस्ता, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारी पानी हेवी वाटर का रासायनिक नाम है। बहुत अच्छा सवाल है ये भी, बार बार आपसे पूछा जाता है। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड D2O को भारी जल हेवी वाटर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, बार बार ये आपसे पूछा जाएगा। बहुत जगह सेट बनाते होंगे उसमें मिला होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को D2O भी कहते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। काम यानी कि वर्क की SI इकाई है। कार्य वर्क को ऊर्जा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, अतः कार्य का मात्रक जूल होता है। शक्ति पावर का SI मात्रक वाट होता है। बिजली की धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। जो दिए गए हैं इसमें सबके ऑप्शन बता दिए गए। इसके अनुसार आंसर जो है आपका सी, जूल। ध्यान रखिएगा, ये भी बार बार दिखा गया है बीपीएससी के एग्जाम में भी। नॉन स्टिक खाना बनाने के बर्तन पर किस चीज़ का लेप होता है? नॉन स्टिक में खाना नहीं जलता है, आप देखे होंगे बर्तन काले परत चढ़ी होती है, किस चीज़ का लेप होता है? इसका सही जवाब है टेफ्लॉन, ध्यान रखिएगा, टेफ्लॉन का लेप चढ़ा होता है, इसलिए जो है खाना उसमें
आइए देख अगला सवाल। कार्बन, हीरे और ग्रेफाइट के समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है अपरूप। ध्यान रखिएगा, कार्बन एक अधातु है, इसके दो अपरूप होते हैं, रवादार तथा बेरवादार। रवादार में हीरा तथा ग्रेफाइट हैं तथा वे रवादार में चारकोल, काजल तथा कोल आते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। लाफिंग गैस क्या है? ये भी बीपीएससी का 65 बीपीएससी में प्रश्न था। बहुत अच्छा सवाल है, ये बार बार ये कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। इसका सही जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, उसको कि N2O भी कहते हैं। N2O भी फार्मूला भी कहीं कहीं पूछ देगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? यह सवाल तो बार बार पूछा जाता है, ऐसा आप लोगों को पता हो जाना चाहिए। टंगस्टन। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। सारे सवाल अच्छे लिए गए हैं दोस्तों। जो वीडियो देख रहे हैं उनको तो फायदा मिलेगा ही, जो नहीं देख रहे हैं सोते रह जाएं, जो सो जाए वो खोया। पानी की कठोरता किसे डालकर हटाया जा सकता है? पानी की अस्थायी अथवा अस्थायी कठोरता जो है सोडियम कार्बोनेट, नाम ध्यान रखिएगा, जिसे कि धोवन सोडा भी कहते हैं, से दूर किया जाता है। इसमें आंसर जो है आप समझ सकते हैं, बी वॉशिंग सोडा। आइए देखिए अगला सवाल। हवा क्या है? हवा यौगिक है, तत्व है, इलेक्ट्रोलाइट है या मिश्रण है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। सब लोग जानते होंगे हवा में कितने गैस हैं, इसलिए हवा जो है विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन सब आते हैं, इसलिए बहुत इजी सा सवाल हो गया ये। हवा एक मिश्रण है। आइए देख अगला सवाल। इनमें से कौन एक तत्व है? इनमें से हीरा जो है कार्बन का एक रवादार अपरूप है, अभी बताया था ऊपर ही, अतः इसे एक तत्व कहा जा सकता है। परंतु रूबी, मानिक तथा नीलम एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं। पन्ना जो है, पन्ना को बेरिल भी कहा जाता है, अतः नीलम, पन्ना, रूबी यौगिक हैं। तत्व कौन सा है आप समझ सकते हैं, डी हीरा। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। पायरिया किस चीज़ की बीमारी है? पायरिया नाम सुने होंगे, पायरिया में मसूड़ों में पीलापन आ जाता है। पायरिया जो है मसूड़ों का रोग है। यह रोग एक परजीवी एंटी अमीबिया जिंजीवेलिस के कारण होता है। इस रोग के प्रमुख लक्षण मसूड़ों से रक्त निकलना तथा दांतों का कमजोर हो जाना है। इसलिए आप समझ सकते हैं इसका जो है आंसर बी मसूड़ों। मसूड़ों पीलापन और खून निकलना हो जाता है। आइए देख अगला सवाल। बहुत अच्छा ये भी सवाल है। आलू इनमें से किसका संशोधित रूप है? सवाल भी बार बार दिखेगा आपको। अदरक, आलू, ये सब किसके क्या हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है डंठल। जड़ मत लगा दीजिएगा, इन्हें जीरो अंडा मिल जाएगा। आलू जो है भूमिगत तना है, कंद का रूपांतर है। इसके अतिरिक्त भूमिगत तना का रूपांतर प्याज भी होता है। आइए देखिए अगला सवाल। पीएच का एक संक्षिप्त नाम के लिए है, किसका है संक्षिप्त नाम? पीएच। पीएच मान एक संख्या होती है जो पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। इसका मान हाइड्रोजन आयन H+ के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक के बराबर होता है। इसके अनुसार आंसर जो है ए हाइड्रोजन की पावर। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। दाल इनमें से किसका अच्छा स्रोत है? दाल खाते होंगे, सबसे अच्छा स्रोत इसमें से किसका है? तो सही जवाब प्रोटीन। प्रोटीन के लिए दाल खाया जाता है। आइए देखिए अगला सवाल। पौधों में परागकण कहाँ उत्पादित होता है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है।
इसका सही जवाब है फूल। सब लोग जानते होंगे ये तो। किसी फूल में पुमंग नर तथा जयांग मादा पाए जाते हैं। पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर में ही परागकण पाए जाते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। पहाड़ियों पर पानी कम तापमान में उबलता है क्योंकि क्या होता है? पहाड़ियों पर ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, जिससे पानी का क्वथनांक जो है कम हो जाता है और वह कम तापमान पर उबलने लगता है, परंतु पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है। अतः खाना पकाते वक्त पानी का ताप कम रहने के कारण खाना देर से पकता है। तो क्या होता है? इसके अनुसार आंसर जो है सी, पहाड़ियों पर हवा के दबाव में कमी होती है। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। धुंध का कारण होता है। इसका सही जवाब है सी, कम तापमान पर पानी वाष्प। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। पानी की सतह जो हवा से के संपर्क में हो वहाँ वाष्पीकरण इनमें से किस पर निर्भर नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है भी। इसका सही जवाब है पानी की गहराई। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? इसका सही जवाब है सी, फुफ्फुस शिरा। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तन होता है? किस परिवर्तित होता है फाइब्रिन में किसके कार्य द्वारा? इसका सही जवाब है बी, थ्रोम्बिन। आइए देखिए अगला सवाल। राज्य सरकार का ऑडिट है। इसका सही जवाब है एक यूनियन विषय। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, बार बार सवाल आता है, कौन है? वो भी बताया जा चुका है। इनमें से किसके प्राप्तियों और व्यय का लेखा परीक्षा नहीं करते हैं? इसमें से किसका नहीं करते हैं? इनके बारे में बहुत बार बताया जा चुका है। मुर्मू जी हैं, नाम आप लोग। इसके अनुसार जो है आंसर ए, नगर उपक्रम का ये नहीं लेखा परीक्षा करते हैं। बाकी सब राज्य सरकार, सरकारी कंपनी, भारत सरकार का लेखा परीक्षा करते हैं। ध्यान रखिएगा। किसका नहीं करते हैं? तो नगर उपक्रम का। गिरीश चंद्र मुर्मू अभी हैं वर्तमान में। नाम ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। इनमें से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS तथा भारतीय वन सेवा IFS आते हैं। आप लोग फॉर्म भरते होंगे। उपरोक्त सेवा का भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रावधान है। इसमें से पूछ रहा है कौन नहीं है? आप समझ सकते हैं इसका आंसर जो है ए, भारतीय विदेश सेवा। ध्यान रखिएगा। भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता है। भारत की संघीय प्रणाली की विशेषता है 7वीं अनुसूची में सूची द्वारा राज्य और केंद्रों के बीच शक्ति का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन, संविधान की सर्वोच्चता तथा केंद्र और राज्य स्तर पर अलग अलग सरकार। इसमें जो है आंसर आपका डी हो जाएगा, एक लिखित संविधान। भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता इसमें से एक मिनट, इसमें से चुनना है तो इनमें से सही विकल्प चुनिए। तो चौथा डी 1, 3, 4, इसलिए कुछ गड़बड़ लग रहा था इसलिए मैंने देख लिया। 1, 3, 4, 2 नहीं है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व छोड़ के बाकी सब हैं। शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, एक लिखित संविधान। क्योंकि मैंने बताया उसके बाद मुझे कन्फ्यूजन लगा इसलिए मैंने ये देख लिया नीचे। आप ऑप्शन देखिएगा 1, 3, 4। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल।
संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई कहां शुरू किया जा सकता है? राष्ट्रपति पे महाभियोग चला जाता है, पहले भी बताया जा चुका है। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई संसद के किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, इसके पश्चात दूसरा सदन महाभियोग की सत्यता का जांच करता है। या तो लोकसभा में होगा या राज्यसभा में होगा, कहीं भी होगा तो फिर दूसरा सदन जो है जांच करेगा। दोनों सदनों में होगा, इसलिए जो है आंसर सी, संसद के किसी भी सदन में। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। ये देखिए कितना अच्छा सवाल आ गया। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति। बहुत अच्छा सवाल ये भी आ गया। राज्य का कौन करता है? इसका सही जवाब है राज्यपाल। सब लोग जानते होंगे। वर्तमान में बीपीएससी के कौन है अध्यक्ष? सब लोगों को पता होना चाहिए। एग्जाम दे रहे हैं बीपीएससी का, तो उसके अध्यक्ष हैं आर.के. महाजन। शायद आप लोग जानते होंगे, पहले भी बता चुका हूं मैं। और इनके पहले कौन थे? शिशिर सिन्हा जी। ध्यान रखिएगा, दोनों का नाम आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है डी, नई दिल्ली में। आइए देखिए अगला सवाल। एक गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यपाल द्वारा विधानमंडल भेजे जाने के समय सीमा क्या है? गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यपाल द्वारा विधानमंडल भेजे जाने की समय सीमा तय नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसके अनुसार जो है ये अनुच्छेद 200 के अनुसार है। इसके अनुसार आंसर जो है डी, कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी की शुरुआत मंसूरी में कब हुई थी? बहुत अच्छा ये भी सवाल आ गया। इसका सही जवाब है 1 सितंबर 1959 को। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। कानूनी तौर पर पान मसाला सहित निर्धूम तंबाकू के सभी रूपों की खपत पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? तंबाकू गुटखा पर कौन सा रोक लगाया है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। कौन सा राज्य सबसे पहले? इसका सही जवाब है असम। ध्यान रखिएगा, प्रथम किया है। अच्छा काम तो नाम होना ही है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है ही। कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद के लिए नामित किए जाते हैं? राज्य विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को राज्यपाल उन व्यक्तियों में से मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता एवं सामाजिक सेवा के संबंध में अच्छा ज्ञान तथा अनुभव हो। इसलिए आंसर आप समझ सकते हैं डी, 1/6। आइए देखिए अगला सवाल। अनुमानित व्यय के संबंध में लोकसभा द्वारा अग्रिम में किए गए अनुदान को क्या कहा जाता है? यह भी अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है डी, लेखा अनुदान। ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 116 क के अंतर्गत लोकसभा लेखा अनुदान पारित करता है। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। योजना आयोग की व्यवस्था की गई, किसके द्वारा की गई? इसका सही जवाब है सी, एक कैबिनेट संकल्प द्वारा। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, कब जारी कर सकते हैं? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है जब भी राज्य विधायिका सत्र में नहीं हो। ध्यान रखिएगा, आंसर जो है सी, जब भी राज्य विधायिका सत्र में नहीं हो। राज्य का एग्जाम दे रहे हैं तो राज्यपाल के बारे में विशेष जानकारी रखनी पड़ेगी दोस्तों।
जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ऐसे अध्यादेश विधानमंडल द्वारा 6 सप्ताह के भीतर स्वीकृत होना आवश्यक है, अन्यथा अध्यादेश की वैधता स्वतः समाप्त हो जाती है। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। जिला कोषागार किसके नियंत्रण में आता है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है बी, जिला पदाधिकारी। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अब कुछ मैथ के सवाल आ गए, बहुत इंटरेस्टिंग। एक व्यापारी अपने सभी सामान पर 8% की छूट देता है और फिर भी 15% का लाभ कमाता है। यदि एक वस्तु पर 250 रुपया अंकित है तो उसका लागत मूल्य क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है, आराम से निकल जाएगा। इसका सही जवाब मैं बता देता हूँ। इसका सही जवाब है इसमें से कोई नहीं, क्योंकि 200 रुपया आएगा, क्योंकि वस्तु का लागत जो है 100 रुपया है, तो प्रश्नानुसार अंकित मूल्य जो है 92%, 8% की छूट देता है तो 92 रुपया हो जाएगा। उसके अनुसार निकाल लीजिएगा, 200 रुपया आएगा। इसमें जो आंसर नहीं दिया है अब आराम से निकाल लीजिएगा। आइए देखें, जो इजी लगेगा मैं बता दूंगा दोस्तों, तो बनाने लायक होगा, जल्दी बनने लायक। यदि किसी सेल में साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य के 1/4 मूल्य के बराबर है और एक छूट के कारण होने वाली हानि 15% है, तो लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात क्या होगा? ये भी बहुत इजी सा सवाल है, आराम से ये भी निकल जाएगा। इसका आंसर जो है 20:17 है। ध्यान रखिएगा, आराम से निकाल के बनाइएगा। क्वेश्चन दिखा दिया, आंसर दिखा दिया। ये देखिए कितना इजी सवाल आ गया। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि उनका योगफल 125 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये तो आसानी से निकल जाएगा। योगफल पूछ रहा है तो 2x + 3x = 125, ये तो इजी है। 5x = 125, x = 25, 25 × 2 एक 50 हो जाएगा और 25 × 3 75 हो जाएगा। ये तो इतना इजी है, इसलिए आंसर जो है 50 75। ऐसे इतना इजी हो तो आराम से किया कीजिए, जो तो जिसमें समय लगे उसको छोड़ दीजिए एग्जाम में, नहीं तो बहुत समय खा जाता है। आइए देखें अगला सवाल। दो संख्याओं का औसत 8 है और अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है। ये भी बहुत इजी सा सवाल है। दो संख्याओं का औसत 8 है, 8 × 2 = 16 हो जाएगा, और 3 संख्याओं का 3 है, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 25 हो गया। 3 और 2 5 हो गया, बटा 5 = 5 हो जाएगा। उनका औसत, पांचों संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 5 हो जाएगा। इतना इजी रहे तो आराम से छोड़िए मत दोस्तों, ये तो 1 नंबर आपको लेना ही है। एक व्यापारी को एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 15 रुपया है तो वस्तु की बिक्री मूल्य क्या होगा? ये भी बहुत इजी सा सवाल है। 100 रुपये की वस्तु यानी कि 90 में बेचता है, 10% की हानि होती है यानी कि 90 में बेचता है, तो इजी है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 15 रुपया है, अब समझ सकते हैं 15 रुपया है, 10% हानि होती है यानी कि 100 पे आराम से निकाल सकते हैं। 100 रुपया में खरीदा है, 90 रुपया में बेचता है। 1 रुपया में बेचेगा, 90